हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में अगले 48 घंटे मौसम रहेगा मेहरबान। 17 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 23 जून तक मानसून के विस्तार की उम्मीद। तो झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार को भी कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी के बाद हुई बारिश ने लोगों को राहत दी। रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज 21 और कल 22 जून को भी मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ बारिश होने और मौसम के सुहाना बने रहने की संभावना है। इस दौरान रांची, खुंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह समेत कोल्हान व संताल परगना के सभी जिलों में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पलामू संभाग समेत राज्य के 7 पश्चिमी जिलों में इस मौसमी प्रभाव का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा और कुछ स्थानों पर ही छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 2 दिनों तक अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। हालांकि मंगलवार से बादल छटने लगेंगे और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही 23 जून तक राज्य के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में होगा झारखंड के राजकीय कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज 21 जून को झारखंड का राजकीय कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत मंडप में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 6 बजे शुरू होगा, जबकि सुबह 7 बजे से 45 मिनट तक निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा। आयुष विभाग द्वारा पहली बार इस भव्य स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लोगों से नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। वहीं राज्य योग सेंटर की योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में निर्धारित योग प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम होंगे। रांची के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक CP सिंह, अपर मुख्य सचिव AK सिंह, रांची विश्वविद्यालय की कुलपति समेत कई गण्यमान्य अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। शादी की खुशियां मातम में बदली। बारात से लौट रही कार पेड़ से टकराई, दूल्हे के पिता समेत 3 की मौत। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में पंचायत सचिव समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। पालकोट गुमला मुख्य मार्ग पर काली मंदिर के समीप बारात से लौट रही एक ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बसिया थाना क्षेत्र के लौंगा गांव निवासी पंचायत सचिव कलेश्वर साहू, सिल्ली निवासी दीनबंधु साहू तथा एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। वही मनोज ठाकुर, राम दशरथ पांडे और मुकुंद साहू घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कलेश्वर साहू अपने बड़े बेटे की शादी के बाद बारात लेकर लौट रहे थे और लगातार कई रातों से जागने के कारण वाहन चलाते समय उन्हें झपकी आ गई, जिससे यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना ने एक परिवार की खुशियों को पल भर में ही मातम में बदल दिया। घर में नवविवाहित बहू के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही दूल्हे के पिता की मौत की खबर पहुंच गई। कुछ देर पहले जिस घर में शादी की खुशियां और सहनाइयां गूंज रही थी, वहां अचानक चीख पुकार और मातम छा गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कलेश्वर साहू को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दीनबंधु साहू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंस की। आज की ग्लोबल न्यूज ने फिर से मार्केट हिला दिया है और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, लेकिन जो लोग अभी तक मार्केट से दूर हैं वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियो देखते रह जाते हैं और इसी वजह से बहुत लोग जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से, जो एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मार्केट वुल्फ एक जो है लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फीस से। यहाँ कोई जो ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्ज नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इस ऐप को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा, यहाँ मैंने पिन डाल के लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम वो जो है ट्रेंड्स दिखाते हैं जो सबसे ज्यादा मूविंग और प्रॉफिटेबल जो है ट्रेंड्स होते हैं। तो ये देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल चेक की और ट्रेड प्लेस किया और बस यहाँ मेरा ट्रेड शुरू हो गया।
यहाँ बैठकर आप अपना जो है ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खास बात यह है कि आप यहाँ छोटी सी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है जो आपको नुकसान से बचाता है। इधर देखिए मेरा जो है लाइव जो ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस मुझे देखिए 1856 रुपए का प्रॉफिट्स भी बुक हो गया, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनकी रिकमेंडेशन फॉलो की है उन्होंने एक दिन में 11,060, एक महीने में 84,361 और पिछले पूरे साल में 5,05,080 रुपए तक का प्रॉफिट्स बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर इनका कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो है कमेंट में भी पिन किया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। आज होगी नीट यूजी री एग्जाम। 1,38,000 सीसीटीवी कैमरों और 51,000 जैमर से होगी निगरानी। आज 21 जून को आयोजित हो रही नीट यूजी री एग्जाम को लेकर देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के अनुसार 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 95,000 से अधिक कमरों में आयोजित होगी, जहां 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 51,311 जैमर लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए सभी केंद्रों पर शनिवार को मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें 2 लाख से अधिक कर्मियों और 6669 ऑब्जर्वरों ने भाग लिया। परीक्षा से पहले मध्य प्रदेश के महू स्थित एक परीक्षा केंद्र से सीसीटीवी कैमरे चोरी होने का मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जो है कैमरे बरामद कर लिए गए। वही कुछ छात्रों को गलत परीक्षा केंद्र आवंटित होने की शिकायत भी मिली, जिन्हें बाद में एनटीए ने सुधार दिया। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई के लिए भारतीय वायुसेना ने विशेष अभियान चलाते हुए देश भर के विभिन्न केंद्रों तक पेपर पहुंचाए हैं, ताकि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। पलामू में वज्रपात का कहर, किशोर की मौत, 5 लोग घायल। पलामू जिले के होशंगाबाद थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से 13 वर्षीय आयुष कुमार की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। बिजली नहीं रहने के कारण सभी लोग स्कूल के समीप स्थित एक बगीचे में ठंडी हवा लेने और बातचीत करने के लिए बैठे थे। इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से आयुष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय प्रशांत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल होशंगाबाद पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल प्रशांत कुमार को बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। वहीं पवन कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार और सौरभ कुमार का इलाज चल रहा है तथा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जानकारी ली, जबकि विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और मृतक के परिजनों को सांत्वना। पलामू में रहस्यमय बीमारी का कहर, पिता पुत्री की मौत, परिवार के 4 सदस्य गंभीर। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक रहस्यमय बीमारी से पिता पुत्री की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से बीमार हैं। जानकारी के अनुसार कुलदीप महतो और उनकी बेटी बबीता कुमारी को शरीर में असामान्य सूजन की शिकायत के बाद मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MMCH में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान शुक्रवार देर रात कुलदीप महतो की मौत हो गई, जबकि शनिवार सुबह उनकी बेटी ने भी दम तोड़ दिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक कुलदीप महतो की पत्नी लाखो देवी, बहू श्वेता देवी, बेटा नकुल महतो और एक अन्य बेटी भी इसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है। पाटन के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर श्रवण मेहता ने बताया है कि डॉक्टरों की टीम को गाँव भेजा गया है, जबकि MMCH के चिकित्सक डॉक्टर RK रंजन के अनुसार प्रारंभिक तौर पर खान पान से जुड़ी किसी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बीमारी और मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच रिपोर्ट और चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही हो सकेगा। 15 सेकंड के वायरल वीडियो ने बदली दिव्यांग परिवार की किस्मत, मदद के लिए पहुंचे पलामू डीसी। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के आवशाने गांव की 7वीं कक्षा की छात्रा ललिता कुमारी का एक 15 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। वीडियो में ललिता ने अपने दिव्यांग माता पिता और परिवार की बदहाल स्थिति को दिखाते हुए उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई थी। उसने बताया था कि उसके माता पिता दिव्यांग हैं, परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है और बरसात के दिनों में जर्जर झोपड़ी
झोपड़ी में काफ़ी परेशानी होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमज़ोर है और खाने पीने तक की दिक्कत बनी हुई है। बच्ची की अपील को गंभीरता से लेते हुए पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत शनिवार को स्वयं उसके गाँव पहुँचे और परिवार की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल राशन उपलब्ध कराने के साथ परिवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का निर्देश दिया। इसके अलावा परिवार के बच्चों को पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराई गई और ललिता की एक बहन का स्कूल में नामांकन भी कराया गया। उपायुक्त ने बच्ची के साहस की सराहना करते हुए परिवार को भविष्य में हर संभव सरकारी सहायता देने का भरोसा दिलाया। सरायकेला खारसवा के कपाली में नदी में डूबने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था। सरायकेला खारसवा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र स्थित डोबो ईट भट्टा के पास शनिवार दोपहर नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मानगो आजाद बस्ती निवासी मोहब्बत सलमान के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नदी किनारे जुट गए। बताया जा रहा है कि मोहब्बत सलमान अपने दो दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और खोज अभियान चलाया गया। स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जेपीएससी ने जारी की झारखंड संयुक्त आसैनिक सेवा परीक्षा 2026 की संशोधित उत्तर कुंजी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड संयुक्त आसैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग के अनुसार 19 अप्रैल 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रथम एवं द्वितीय पत्र की मॉडल उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। प्रथम आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के बाद 26 मई 2026 को अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी। अब अंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त आवेदनों की दोबारा समीक्षा के बाद सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है, जबकि सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की उत्तर कुंजी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग ने बताया कि झारखंड संयुक्त आसैनिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2025 का आयोजन 18 जुलाई से 20 जुलाई 2026 के बीच संभावित है। अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी और अन्य जानकारी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 103 दिन बाद खत्म हुई मनरेगा कर्मियों की हड़ताल, काम पर लौटे कर्मचारी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ और ग्रामीण विकास विभाग के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद 103 दिनों से जारी मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई है। हड़ताल खत्म होने की घोषणा के बाद शनिवार को सरायकेला खारसवा जिले के राजनगर प्रखंड के मनरेगा कर्मी और रोजगार सेवक प्रखंड कार्यालय पहुंचे तथा पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। इस दौरान कर्मियों ने विभाग के प्रति आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रांची में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में संघ की और विभागीय अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में संघ की कई प्रमुख मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी, जिसके बाद हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि वे पिछले 103 दिनों से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और अब सरकार की पहल से समाधान की दिशा में रास्ता साफ हुआ है। हड़ताल समाप्त होने के बाद मनरेगा योजनाओं के संचालन में अब तेजी आने की उम्मीद है। लंबे समय से प्रभावित विकास कार्यों को अब गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से जुड़े कार्य फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे। कर्मियों ने उम्मीद जताई है कि विभागीय सहमतियों को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, जिससे उनकी लंबित मांगों का स्थायी समाधान हो सकेगा। पीएम किसान उत्साह दिवस पर किसानों को बड़ी सौगात, 9 करोड़ 44 लाख परिवारों के खातों में पहुंची सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर शनिवार को रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से दिए गए संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से देश के 9 करोड़ 44 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। कार्यक्रम में BAU के वैज्ञानिकों ने किसानों को KYC, खरीफ फसल प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन और किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
रांची में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीसी एसएसपी ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। 26 जून को होने वाले मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को बैठक की। बैठक में जुलूस के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और प्रशासनिक नियमों के पालन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने सभी अखाड़ा समितियों से निर्धारित समय और नियमों का पालन करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम के दौरान अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा सोशल मीडिया की निगरानी के लिए साइबर मॉनिटरिंग टीम को सक्रिय कर दिया गया है। बैठक में बताया गया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और जुलूस के सुचारू संचालन के लिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। मुहर्रम को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 10,000 से अधिक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अफवाह की सूचना तत्काल प्रशासन को देने तथा आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया। धनबाद में हेलमेट आकार के ट्रैफिक बूथ की शुरुआत, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को करेगा जागरूक। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित गोल बिल्डिंग के पास शनिवार को हेलमेट की आकृति वाले आधुनिक ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने किया। रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन के सहयोग से निर्मित यह बूथ अपनी अनोखी डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धनबाद पुलिस के अनुसार हेलमेट के आकार में बनाया उत्तर पूर्व भारत का अपनी तरह का पहला आधुनिक ट्रैफिक बूथ है। फायर प्रूफ सामग्री, अनब्रेकेबल ग्लास और इंसुलेटेड संरचना से तैयार इस बूथ में 4 पुलिसकर्मियों के एक साथ बैठकर कार्य करने की व्यवस्था की गई है, जिससे हर मौसम में उन्हें बेहतर कार्यस्थल मिल सकेगा। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि यह बूथ केवल ट्रैफिक पोस्ट नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मेमको मोड़ पर भी इसी तरह का एक और हेलमेट आकार का ट्रैफिक बूथ स्थापित किया जाएगा। जिले के प्रमुख चौराहों पर कुल 22 आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट विकसित करने की योजना है, जिनमें से 8 का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही यातायात व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 30 अतिरिक्त जवानों और 10 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है तथा सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पलामू में बच्चा चोर की अफवाह में फंसी बाल गृह की टीम, ग्रामीणों ने घेरा और की मारपीट, पुलिस ने बचाया। पलामू में शनिवार को बच्चा चोर की अफवाह के कारण एक बड़ी मॉब लिंचिंग की घटना होते होते टल गई। जानकारी के अनुसार नवा बाजार थाना क्षेत्र के बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था और उन्हें बाल गृह में रखा गया था। शनिवार दोपहर बाद तीनों बच्चे बाल गृह से भाग गए। बच्चों की तलाश में बाल गृह की टीम नवा बाजार पहुंची और उन्हें खोजकर मेदिनीनगर वापस ला रही थी। इसी दौरान टाउन थाना क्षेत्र के 20 फुटा के पास ग्रामीणों की टीम को बच्चा चोर समझ लिया गया और घेरकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही टीओपी 3 प्रभारी समय राम के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और बाल गृह की टीम को भीड़ के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला। जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चों के भागने की जानकारी बाल गृह की ओर से समय पर पुलिस, सीडब्ल्यूसी और संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई थी। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक पीयूष कुमार ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और वार्डन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वही टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सीडब्ल्यूसी ने भी सूचना छिपाए जाने पर चिंता जताई है। सरायकेला में मुहर्रम पर्व पर कपाली पुलिस अलर्ट, डीजे और भड़काऊ पोस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए कपाली ओपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। ओपी प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस टीम ने प्रस्तावित जुलूस मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान संवेदनशील स्थानों, संकरी गलियों, बिजली के तारों और सड़क की स्थिति की जाँच की गई। पुलिस ने संबंधित विभागों को जुलूस मार्ग में चिन्हित समस्याओं को समय रहते दूर करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक प्रबंधन की तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से मुहर्रम का पर्व भाईचारे और शांति के साथ मनाने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जुलूस के दौरान डीजे बजाने, हथियारों के प्रदर्शन और भड़काऊ नारेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट साझा करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत जो कपाली ओपी को देने की अपील की है, ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सके।
देवघर सदर अस्पताल में एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ाने का मामला, वार्ड इंचार्ज समेत कर्मियों को नोटिस, जांच शुरू। देवघर सदर अस्पताल में एक सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को कथित तौर पर एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुषमा वर्मा ने इससे गंभीर लापरवाही मानते हुए वार्ड इंचार्ज समेत ड्यूटी पर तैनात सभी संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि एक्सपायर्ड सलाइन मरीज तक कैसे पहुंची और उसे क्यों उपयोग में लाया गया। साथ ही मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल के स्टॉक रूम और दवा भंडारण केंद्रों की भी जांच कराई जा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब तक किसी अन्य एक्सपायर्ड दवा या चिकित्सा सामग्री के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। डॉक्टर सुषमा वर्मा ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर विशेष जांच समिति का गठन भी किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। राज्यसभा चुनाव में हार से बौखलाई कांग्रेस, भाजपा पर लगा रही है बेबुनियाद आरोप। आदित्य साहू। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस अभी तक अपनी हार के सदमे से उबर नहीं पाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आत्ममंथन करने के बजाय कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भाजपा पर निराधार आरोप लगा रही है। साहू ने कहा कि राज्य की जनता कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास जैसी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों के समाधान के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और राज्यसभा चुनाव में किसी प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की गई। परिमल नाथवानी को बाहरी उम्मीदवार बताए जाने के कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए साहू ने कहा कि नाथवानी पहले भी झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और राज्य के विकास में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस अपने सहयोगी विधायकों को एकजुट नहीं रख सकी तो इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और पार्टी को अपनी रणनीति व संगठन की समीक्षा करनी चाहिए। गुमला में रिश्तों का खून, छोटे भाई से ईर्षा में 14 वर्षीय बहन ने की हत्या, 72 घंटे में खुलासा। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के कांसीर जामटोली गांव में 7 वर्षीय नवीन कुमार सिंह की हत्या के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक की 14 वर्षीय सगी बहन ही आरोपी निकली। पुलिस जांच में सामने आया है कि किशोरी को लगता था कि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसके छोटे भाई को उससे ज्यादा प्यार और महत्व देते हैं। इसी ईर्षा और नाराजगी ने उसके मन में गहरी नफरत पैदा कर दी। 15 जून को वह अपने भाई को बहला फुसलाकर गांव के पास जंगल ले गई और जहां उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की थी। पूछताछ के दौरान किशोरी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद वह सामान्य व्यवहार करते हुए घर लौट आई ताकि किसी को उस पर शक न हो। हालांकि जांच के दौरान मिले सुरागों और गहन पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आ गया। इस खुलासे से गांव के लोग भी स्तब्ध हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक बहन ही अपने छोटे भाई की जान ले सकती है। पुलिस ने किशोरी को किशोर न्याय अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। गोड्डा जिले के मेहरमा में विकास योजनाओं की सौगात, मंत्री दीपिका पांडे ने करीब 6 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में शनिवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने करीब 6 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी आवास, कर्मचारी आवास और प्रखंड परिसर विकास समेत कई आधारभूत संरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा ब्लॉक परिसर में पार्किंग स्थल तथा जो हरी पंचायत में विवाह भवन निर्माण की आधारशिला रखी। मंत्री ने कहा कि मजबूत प्रशासनिक ढांचा और बेहतर कार्य वातावरण से लोगों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, पर्यटक और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि मेहरमा के भुसका पहाड़ को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। साथ ही पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
झारखंड टी20 लीग जमशेदपुर स्टीलर्स ने धनबाद डायमंड्स को 31 रन से हराया। झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 में शनिवार को खेले गए मुकाबले में जमशेदपुर स्टीलर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए धनबाद डायमंड्स को डीएलएस पद्धति के तहत 31 रन से हरा दिया। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए जमशेदपुर स्टीलर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से मोहम्मद कोनैन कुरैशी ने 31 गेंदों में नाबाद 68 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि नितिन कुमार पांडे, रवि शर्मा, कुमार करन और कुमार देवव्रत ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बारिश के कारण डीएलएस नियम लागू होने के बाद धनबाद को संशोधित लक्ष्य 185 रन मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी धनबाद डायमंड्स की शुरुआत खराब रही और टीम लगातार विकेट गंवाती रही। हालांकि अतुल सिंह सुरवार ने 43 रन की तेज पारी खेलकर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का पर्याप्त साथ नहीं मिला। धनबाद की टीम 16 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी, जिसके बाद जमशेदपुर स्टीलर्स को 31 रन से विजेता घोषित किया गया। गिरिडीह में स्कूली बच्चों से भरे टेम्पो को ट्रक ने मारी टक्कर, 7 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेलाटांड़ गांव के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कूल जा रहे बच्चों से भरे टेम्पो को सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के समय टेम्पो में एक निजी विद्यालय के 1 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। दुर्घटना में 7 बच्चे घायल हो गए, जिनमें घोषको गांव निवासी 8 वर्षीय पीयूष कुमार वर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनका पैर टूट गया है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। हादसे में घायल 6 अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया गया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और अहिल्यापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी एनुल हक खान ने बताया कि फरार ट्रक और उसके चालक की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जेपीएससी ने सहायक लोक अभियोजक पीटी परीक्षा 2025 का परिणाम किया जारी, 2515 अभ्यर्थी हुए सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सहायक लोक अभियोजक सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार कुल 2515 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं। यह परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है और अब वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी में जुट गए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम और सफल उम्मीदवारों की सूची जेपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आयोग ने कहा कि यदि प्रकाशित परिणाम में किसी प्रकार की टाइपिंग या तकनीकी त्रुटि पाई जाती है तो उसे संशोधित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही उम्मीदवारों को आगामी चयन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण सूचनाओं और अन्य अपडेट के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। गोड्डा में मुखिया पर फायरिंग मामले में 3 गिरफ्तार, हथियार और बोलेरो जब्त। आरोपियों का आपराधिक इतिहास। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में 18 जून को पंचायत मुखिया अनुपम कुमार भगत पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अंकित यादव, नयन यादव और अमरकांत गिरी उर्फ कारू शामिल हैं। मुखिया के लिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी के बाद एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शैलेंद्र भगत हत्याकांड में गवाही देने के कारण अनुपम भगत को निशाना बनाया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एक देसी पिस्टल, 4 कारतूस, एक देशी कट्टा, 1 कारतूस, 1 बोलेरो वाहन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। हेडक्वार्टर डीएसपी जेपीएन चौधरी ने बताया कि अंकित यादव और नयन यादव के खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और दोनों पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। गुमला के चैनपुर अनुमंडल में 3 हत्याएं, कहीं नशे में पिता ने बेटे की ली जान तो कहीं पति ने की पत्नी की हत्या। गुमला जिले के चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। पहली घटना रायडी थाना क्षेत्र के परसा गाँव की है, जहाँ 74 वर्षीय फगनी उरांव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के समय वह घर में अकेली थी। पुलिस को प्रारंभिक जाँच में जमीन विवाद की आशंका है
है और मामले की जांच जारी है। दूसरी घटना रायडी थाना क्षेत्र के करीडा गांव में हुई, जहां शराब के नशे में हुए विवाद के बाद पिता अरुण किरकेट्टा ने अपने 50 वर्षीय पुत्र रमेश किरकेट्टा की टांगी से वार कर हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार दोनों ने शराब पी रखी थी और किसी बात को लेकर विवाद बढ़ने पर पिता ने बेटे पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वही तीसरी घटना कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के सकरा गांव की है, जहां नशे की हालत में हुए विवाद के बाद गोवर्धन मुंडा ने अपनी 46 वर्षीय पत्नी बीरसमनी देवी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है और अन्य मामलों में शामिल आरोपियों की तलाश जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में स्वयं सहायता समूह के खाते से 4 लाख रुपए की कथित अवैध निकासी, महिलाओं ने जांच और कार्रवाई की मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के रेंगाल बेड़ा गांव स्थित शिल्पा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने समूह के बैंक खाते से 4 लाख रुपए की कथित अवैध निकासी का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। समूह की अध्यक्ष एतवारी लकड़ा ने बताया कि कुछ दिन पहले तिरला निवासी शुभानी लकड़ा और बैंक सहायक बेंजामिन पूर्ति ने उन्हें सूचना दी थी कि समूह के खाते में राशि आई है और बैंक से पैसे लेने के लिए बुलाया गया। इसके बाद अध्यक्ष और सचिव को बैंक ले जाकर 2 अलग अलग दिनों में 49 हजार रुपए की निकासी से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। बाद में शुभानी लकड़ा ने समूह को 2 लाख रुपए नकद सौंपे। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब बैंक रिकॉर्ड में समूह के नाम पर 6 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत और वितरित होने की जानकारी सामने आई। कुछ दिनों बाद बैंक प्रबंधन और बैंक सहायक समूह की अध्यक्ष के घर पहुंचे और पूरे 6 लाख रुपए ऋण राशि जमा करने को कहा। इस पर समूह की महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें केवल 2 लाख रुपए ही प्राप्त हुए हैं, जबकि बाकी 4 लाख रुपए का कोई हिसाब नहीं है। महिलाओं ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और थाना में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। नशे के खिलाफ गुमला पुलिस का अभियान तेज, ब्राउन शुगर के साथ 4 युवक गिरफ्तार। गुमला जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के थिएटर मैदान के पास 4 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक वहां नशा का सेवन कर रहे हैं और उनके पास मादक पदार्थ मौजूद हैं। सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तलाशी के दौरान 4 युवकों के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया। इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव ने कहा है कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी गंभीर चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में समाज और अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वहीं सदर थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि कई पढ़ने लिखने वाले युवा भी नशे की लत का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग इसके अवैध कारोबार में शामिल पाए जा रहे हैं। पुलिस ने आम लोगों से नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना देने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरयू राय की सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत, कहा कांग्रेस के बिना भी बन सकती है सरकार। कोडरमा पहुंचे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया राजनीतिक सुझाव दिया। विधानसभा समिति के अध्यक्ष के रूप में समीक्षा बैठक में शामिल होने आए सरयू राय ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस के बिना भी सरकार बनने की संभावना है और जरूरत पड़ने पर वे हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री कांग्रेस के बिना सरकार चलाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। सरयू राय ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के बीच सब कुछ समान नहीं है, जिसका असर हालिया राज्यसभा चुनाव भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां राजद और माले पर सवाल उठा रही है, वहीं राजद और माले के नेता भी कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरयू राय के अनुसार चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा को और तेज कर दिया है। चतरा की संघरी घाटी में 2 ट्रकों की टक्कर, चालक की मौत। चतरा जिले के संघरी घाटी में 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के गौशमन गांव निवासी 28 वर्षीय सुनील कुमार यादव के रूप में हुई है। हादसा इतना भीषण था कि उनका ट्रक पलट गया और केबिन में फंसने से उनका दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया। गंभीर रूप से घायल सुनील को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए गया रेफर किया गया।
लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार सुनील टंडवा की मगध कोल परियोजना से कोयला लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। संगरी घाटी के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद घाटी में दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया। पलामू में ठेकेदार को भतीजे ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर एक ठेकेदार को उनके ही भतीजे ने गोली मार दी। इस घटना में संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी 50 वर्ष से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शहर थाना क्षेत्र के GLA कॉलेज स्थित मां अष्टभुजी दुर्गा मंदिर के बाहर हुई। बताया गया है कि पूजा अर्चना कर मंदिर से बाहर निकलते ही पहले से घात लगाए बैठे भतीजे प्रीतम तिवारी ने उन पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल संजय तिवारी को अस्पताल पहुंचाया। उनके पिता लव तिवारी ने बताया कि जमीन को लेकर जनार्दन तिवारी के परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी विवाद के कारण प्रीतम तिवारी ने गोली मारी। बताया जा रहा है कि आरोपी सुबह से ही संजय तिवारी को कई बार फोन कर मिलने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की हर खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही मार्केट वुल्फ ऐप को जो डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और जो है कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ।